सुप्रभातम। मैं सरोज शर्मा लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर से कक्षा 8 की हिंदी की कक्षा में बच्चों आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने पेड़ों के संग बढ़ना सीखो कविता का अध्ययन करूंगी। सबसे पहले कविता का सस्वर वाचन करेंगे। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। खिले फूल फल चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। तो बच्चों फिर कवि क्या कहता है, हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फल लदे अपने उपवन हो, अपनी परती हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हो। तो विनती है यही कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना। और कवि क्या कहता है, एक एक पत्ती पर हम सब के सपने सोते हैं, शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। तो क्या करना है, पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग हिलना, पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। और कवि आगे क्या कहता है, बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो वे दुष्कर्मों का फल चखते हैं। आज सभ्यता बहसी बन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भर इंसानों को बांट रही है। तो इस प्रकार से कविता के बाद इस कविता के रचनाकार कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जीवन परिचय के अंतर्गत उनका जन्म स्थान, उनका सन और उन्होंने साहित्य में क्या योगदान दिया है। तो इस प्रकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म 15 सितंबर सन 1927 ईस्वी में बस्ती में हुआ था। ये नई कविता के श्रेष्ठ कवियों में से एक हैं। इनके काव्य में प्रगतिशील चेतना की प्रधानता है। प्रगतिशील अर्थात विकास के पथ पर अग्रसर होते जाओ। कुआनों, नदी, गर्म हवाएं, खूंटियों पर टंगे लोग, कविताएं एक तथा कविताएं दो, काठ की घंटियां, बांस का पुल और बिल्ली के बच्चे आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इन्होंने निबंधों की भी रचना की है। इन्होंने
साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और सन 1983 ईस्वी को इनका देह अवसान अर्थात इनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन आज ये हमारे सामने अपनी कविता को लेकर के और उसी प्रकार जैसे कि मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ है उसी प्रकार पेड़ पौधों से भी हम सब जीवित हैं। तो बच्चों, आपकी परीक्षा में संदर्भ और प्रसंग सहित भावार्थ आता है। तो सबसे पहले संदर्भ के अंतर्गत आपके संदर्भ के अंतर्गत पाठ का नाम और कवि का नाम आता है। तो संदर्भ में प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के पेड़ों के संग बढ़ना सीखो नामक पाठ से ली गई है। इसके कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। प्रसंग, प्रस्तुत कविता में कवि ने पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा दी है। उसके बाद आता है भावार्थ। तो कवि कहता है कि बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊं। तो कवि कहता है कि मैं बहुत समय से प्रयास कर रहा था कि मैं थोड़ी सी ज़मीन खरीदूं। क्या करने के लिए? बाग बगीचा लगाने के लिए। तो कवि कह रहा है कि मैं बहुत दिनों से प्रयास कर रहा था कि बाग बगीचा लगाने के लिए अर्थात पेड़ पौधे लगाने के लिए मैं थोड़ी सी कहीं ज़मीन खरीदूं और उसमें क्या हो, उस बाग बगीचे में फूल और फल खिलें, उन पर चिड़ियाँ बोले, पक्षी बोलें और उन फूलों की जो खुशबू है डोले अर्थात चारों ओर फैल जाए। ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। तो कवि की इच्छा है कि उसी बाग में एक तालाब भी हो जो जल से भरा हुआ हो और उस तालाब में तालाब में जो ताजी हवा है वह अपना अंग भिगोकर और भी ठंडी हो जाए। तो कवि बच्चों से भी कह रहा है कि हे बच्चों, मैं तो ज़मीन खरीदने का प्रयास कर ही रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फल लदे अपने उपवन हो और अपनी परती हो। कि बच्चों, हो सकता है कि तुम्हारे पास अपनी ही ज़मीन हो, फल फूल लदे हों और अपने बाग बगीचे हों, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने अभी पेड़ पौधे न लगाए हों, यानी प्रति अर्थात खाली ज़मीन। तो कवि कहता है कि हो सकता है आपके पास खाली ज़मीन पड़ी हो। तो कवि कहता है क्या हो सकता है छोटी सी क्यारी हो महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो। या फिर हो सकता है कि तुम्हारे पास तुमने उस ज़मीन से छोटी छोटी क्यारियाँ बनाई हों और उन छोटी छोटी क्यारियों में फूल फल लदे हुए हों और उन फूलों की महक बहुत दूर तक अर्थात चारों ओर फैल रही हो। या फिर हो सकता है कि तुम्हारे पास छोटी सी खेती हो अर्थात छोटे कहीं खेत हो जो फसलों से लहरा रहे हों। आगे कवि क्या कहना चाहते हैं? हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हों, हो सकता है
कहीं सहन में पक्षी घूम रहे हों। कहीं सहन में, सहन अर्थात आंगन में, ये एक नया शब्द है, तो ऐसे शब्दों को अपनाना चाहिए। तो कवि क्या कहते हैं कि आपका जो बाग बगीचा है उसमें पेड़ पौधे लगे हैं, तो हो सकता है कहीं शांत भाव से चौपाए अर्थात पशु जानवर उसमें घूम रहे हो, क्योंकि जहाँ पर पेड़ होते हैं, पत्ते होते हैं, जानवर अपना पेट भरने के लिए उसमें घूमते हैं और वे छाया के लिए भी अधिकतर उसमें घूमा करते हैं। तो कवि आगे कहते हैं कि हो सकता है कहीं सहन में पक्षी घूम रहे हो। जो तुम्हारे घर के बाहर या तुम्हारे बाग बगीचे में कुछ आंगन हो, उसमें उस आंगन में पक्षी घूम रहे हों, क्योंकि पक्षी हमेशा पेड़ पौधों पर ही रहते हैं, वही उनका आश्रय होता है, वही उनका निवास स्थान होता है। तो जब आप पेड़ पौधे लगाकर उनका इतना उपकार कर रहे हैं, पशुओं का, पक्षियों का, तो मेरी तुम सभी से यही विनती है, अर्थात कवि कहता है कि मेरी तुम सभी से यही प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना। तो कवि कहता है कि बस मेरी यही प्रार्थना है कि उस दुनिया से तुम कभी दूर मत होना, अर्थात पेड़ पौधों को कभी मत न काटना और न कटने देना, मत चिड़ियों को रोना, अर्थात जब वे पेड़ पौधे कट जाएंगे तो चिड़ियों का आश्रय छिन जाएगा और वे चिड़ियाँ बहुत दुखी होंगी, क्योंकि पेड़ पौधे ही चिड़ियों का, पशु पक्षियों का क्या होता है? आश्रय होता है। और तुम क्या करोगे फिर? मत चिड़ियों को रोना, तो चिड़ियों के लिए तुम्हें तरसना पड़ेगा। तो कभी फिर कहते हैं क्या? एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं, शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। तो कवि कहता है कि पेड़ों की एक एक पत्ती पर हम सब के सपने सोते हैं, अर्थात हमारे लिए मूल्यवान हैं। अगर उनकी एक भी डाली, शाखे का अर्थ यहाँ पर डाली से, अर्थात उनकी एक भी डाली कटती है तो वे किस प्रकार से रोते हैं? जिस प्रकार भोले शिशु अर्थात छोटा सा बच्चा अपने माता पिता से बिछुड़कर रोता है। तो क्या करना है बच्चों? पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग हिलना, पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। तो कवि कहता है कि इसलिए हे बच्चों, पेड़ों के महत्व को समझो और पेड़ों के संग ही बढ़ना सीखो, इन्हीं के संग संग इतराना और इन्हीं के संग हिलना सीखो। अर्थात पेड़ों के बहुत से पेड़ लगाओ और पेड़ों के महत्व को समझो और पर्यावरण को बचाओ। कवि फिर आगे क्या कहते हैं? बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो वे दुष्कर्मों का फल चखते हैं। तो कवि कविता के माध्यम से कहते हैं कि बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं। जो पेड़ों के महत्व को और बच्चों के महत्व को नहीं समझते हैं तो वे क्या करते हैं? वे अपने दुष्कर्मों का फल भोगते हैं। अर्थात जो ये नहीं समझते हैं कि पेड़ ही हमारा जीवन है और अगर पेड़ नहीं होंगे तो हमारी जो हवा है वह भी कैसी हो जाएगी? विषैली हो जाएगी। तो जो इस बात को नहीं समझते हैं और जानबूझकर पेड़ों को काटते हैं, वे अपने बुरे कर्मों का फल भोगते हैं। आज सभ्यता बहसी बन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भर इंसानों को बांट रही है। तो कवि कहता है कि
आज सभ्यता वैसी बनकर पेड़ों को काट रही है, अर्थात अपने फायदे के लिए, उद्योगीकरण के लिए, उद्योग धंधों को चलाने के लिए पेड़ पौधों को काटा जा रहा है। उससे हवा जहरीली हो रही है, क्योंकि अगर पेड़ पौधे होंगे तो हमें ऑक्सीजन मिलेगी। अगर पेड़ पौधों को काट दिया जाएगा तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुल जाएगी, जो कि जीवन के लिए, सांसों के लिए बहुत बुरी है। तो कवि कहता है कि आजकल ये जो हवा है ये फेफड़ों में जहर भर रही है, जिससे इंसान बीमार हो रहे हैं और इंसानों का जीवन खतरे में हो रहा है। तो इस प्रकार कवि ने बहुत सुंदर कविता की रचना की है। इसके बाद प्रश्न अभ्यास से कवि प्रश्न अभ्यास से कुछ प्रश्न हैं, जैसे बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊं। तो इस प्रश्न में कहा है कि इस वाक्य से कवि का क्या आशय है। तो बच्चों, बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊं से कवि का आशय है कि मैं बहुत समय से प्रयास कर रहा हूं कि बाग बगीचा लगाने के लिए मैं कहीं पर थोड़ी सी जमीन खरीदूं। प्रश्न नंबर 2, कविता में कवि की क्या चिंता है। तो अभी अभी हमने कविता का अध्ययन किया है, तो कवि क्या चिंता कर रहे हैं, बताओ कवि क्या चिंता कर रहे हैं। तो कवि कहते हैं कि यदि मनुष्य इसी तरह से पेड़ पौधों को काटते जाएंगे तो क्या होगा, हवा जहरीली हो जाएगी और मनुष्य का जीना दूभर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, जो पेड़ पौधों पर पक्षी रहते हैं वे हमसे बहुत दूर चले जाएंगे और हम उन्हें देखने के लिए भी तरस जाएंगे। प्रश्न 3, कवि क्या विनती कर रहा है। तो कवि कविता में क्या विनती कर रहा है। तो कवि विनती कर रहा है, क्या विनती है, तो विनती है यही कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना। तो कवि विनती कर रहा है कि कभी भी पेड़ पौधों से दूर मत होना और पेड़ों को मत कटने देना, क्योंकि उन पर जो पक्षी होते हैं वे हमसे दूर चले जाएंगे और फिर हम उन्हें देखने के लिए भी तरस जाएंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न अभ्यास भाषा की बात से, जहां पर वर्णों की आवृत्ति से काव्य की शोभा बढ़ती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जहां वर्णों की आवृत्ति से जहां वर्णों की आवृत्ति से काव्य की शोभा बढ़ती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अलंकार होता है। उदाहरण,
कविता में इस प्रकार के कई उदाहरण आए हैं, जैसे फूल फल, फूल फल, बाग बगीचा, संग संग, एक एक, एक एक। यह अनुप्रास अलंकार के उदाहरण हैं। फे फे, बे बे, फे फे, बे बे, से, और ए वर्ण की आवर्ती हुई है, अर्थात ये वर्ण बार बार आए हैं, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार है। तो बच्चों, यह पेड़ों के संग बढ़ना सीखो कविता आपने सुनी, अच्छी लगी होगी। तो आप भी अपने घर में एक पेड़ लगाइए और उसकी नियमित रूप से देखभाल करिए। जब विद्यालय खुलेगा तब विद्यालय में पेड़ लगाना है। पेड़ में पानी डालते हुए एक माली का चित्र बनाना है और उसमें रंग भरना है, और कविता को कंठस्थ करना है। अपने घर में सस्वर वाचन कर इसका अभ्यास करना है और कविता को कंठस्थ करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।